अमरावती जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में निर्माण विभाग में अतिरिक्त जमानत राशि का मुद्दा चर्चा में रहा। चेक नंबर एक अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के चेक का ही नंबर दिए जाने पर जिला परिषद के सदस्यों ने नाराजगी जताई है। निर्माण विभाग में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व परफॉर्मेंस सेफ्टी डिपॉजिट आवश्यक है। जमानत राशि डीडी के रूप में स्वीकार की जाती है, लेकिन निर्माण विभाग के पिछले कार्य में चेक नंबर के रूप में डीडी नंबर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दिया गया था। जिला परिषद सदस्य जयंत देशमुख ने आरोप लगाया है कि ये सब तत्कालीन कार्यकारी अभियंता गावंडे और शाखा अभियंता की कृपा से किया गया था। जयंत देशमुख का कहना है कि ठेकेदारों को जिला परिषद के खजाने में बिना पैसे जमा किए काम शुरू करने का आदेश दिया गया था। मागील सभेमध्ये जवळजवळ जी 1.5 महिन्यापूर्वी झालेली होती त्याच्यामध्ये मागितला होता, पण अद्यापही तो अहवाल आला नाही आणि तो अतिशय गंभीर असा ती गोष्ट असल्यामुळे त्या विषयाची सखोल चौकशी होऊन त्या संबंधितावर कारवाई आणि त्याची दखल घेऊन प्रशासनाने ताबडतोब कारवाई करावी अशी आज पुन्हा या सभेच्या निमित्ताने आम्ही मागणी केलेली आहे। इस मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी अचानक छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद उनका कार्यभार श्रीराम कुलकर्णी को सौंपा गया। स्थायी समिति की पिछली बैठक में मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन दूसरी बैठक होने तक भी इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई। जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी मामले की गहन जांच कर अगले 8 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अमरावती में 12 नवंबर हुए हिंसा के मामले में प्रभारी पुलिस आयुक्त MM मकानदार पर मामले को नजरअंदाज करने का आरोप लगा है। भाजपा ने अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से निवेदन करते हुए पुलिस अधिकारी मकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। 12 नवंबर को अमरावती शहर में रजा अकेडमी का पुनर्नियोजित मोर्चा निकाला गया था, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़कने से अमरावती में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। अब मामले में पुलिस पर ही संगीन आरोप लग रहे हैं। 12 नवंबर को अमरावती पुलिस आयुक्त पद का प्रभार संभालने वाले पुलिस उपायुक्त MM मकानदार पर जानबूझकर मुस्लिम मोर्चा के दौरान शहर में पुलिस बंदोबस्त नहीं लगाने का आरोप लग रहा है। हिंसा शुरू होने के बाद भी पुलिस दर्शक की भूमिका में थे। पुलिस अधिकारी मकानदार पर परिस्थिति को नजरअंदाज करने का आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा ने पुलिस अधिकारी मकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष किरण पातुरकर, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, उपमहापौर कुसुमताई साहू, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्राध्यापक रविंद्र खांडेकर के शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात कर अपनी मांग का निवेदन सौंपा। मकानदार यांनी अमरावतीमध्ये 40,000चा मोर्चा निघत असताना त्या मोर्चाचे इनपुट्स, त्या मोर्चात हिंसाचार होणार आहे याचे इनपुट्स असताना मकानदारांनी पुरेशी पोलीस यंत्रणा का लावली नाही, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। मकानदारांनी पोलीस यंत्रणा लावली नाही। मकानदारांनी जेव्हा मोर्चा हिंसक झाला तेव्हा मोर्चातल्या कोणावरही कारवाई केली नाही, लाठीमाराचे आदेश दिले नाही, पोलीस बंदोबस्त लावला नाही। या पद्धतीने मकानदारांनी वागणूक केली। मकानदारांनी ही वागणूक का केली, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। दुसरं, 13 तारखेला जेव्हा या 12 तारखेच्या हिंसक घटनेची प्रतिक्रिया देण्यात आली, त्या 13 तारखेला सर्व आंदोलक अमरावतीच्या राजकमल चौकामध्ये शांततेने निदर्शनं करत असताना तिथे DCP माजी DCP सातव आणि अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक अविनाशजी बारगळ हे परिस्थिती हाताळत असताना मकानदार घटनास्थळावर आले आणि त्यांनी राजकमल चौकामध्ये नाहक शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीमार केला आणि तिथून परिस्थिती चिघळली। तर मकानदारांची एकूण जी काही भूमिका होती ती संशयास्पद होती। अमरावतीतल्या लोकांची संतप्त प्रतिक्रिया येईल अशी होती आणि जे काही प्रकरण चिघळलं त्यासाठी पूर्णपणे कारणीभूत मकानदार असल्याचं निष्पन्न जनतेच्या माध्यमातून केलं जात आहे। आमची मागणी आहे की पोलिसांनी मकानदार यांची चौकशी केली पाहिजे, त्यांना निलंबित केलं पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या कर्तव्यात का कसूर केली याची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। देश में समाचार पत्र के मालिकों के सर्वोच्च संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की कार्यकारिणी में अमरावती शहर के दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलास मराठे का निर्विरोध चयन हुआ है, जबकि संगठन के अध्यक्ष पद पर इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन का चयन हुआ है। खास बात तो ये है कि विलास मराठे का संगठन में लगातार 19वें बार चयन किया गया।
आईएनएस की वार्षिक बैठक हाल ही में चेन्नई के होटल ताज में आयोजित की गई थी। यहां कार्यकारिणी सदस्यों, अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस बैठक में कार्यकारी सदस्य के रूप में विलास मराठे चुने गए। इस कार्यकारिणी में पूर्व सांसद और लोकमत अखबार समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा भी है। इसके अलावा सका अखबार समूह के प्रमुख प्रताप राव पवार, बेलगाम तरुण भारत के किरण ठाकुर और लोकमत के करण दर्डा भी मौजूद है। इस बीच विलास मराठे राज्य सरकार की राज्य प्रत्यायन समिति के सदस्य रह चुके हैं। वे विदर्भ साहित्य संघ की अमरावती शाखा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही श्री अंबादेवी संस्थान के विश्वस्त, सातुरना औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के संचालक, जोग चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव और भारत सरकार के सूचना व जनसंपर्क मंत्रालय के DAVP के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। INS ही जी संस्था वृत्तपत्र क्षेत्रावर ज्या अडचणी येतात, ती केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो, यासाठी लढा देण्याचं काम हे मुख्यत्वे INS करत असतं। INSचं मुख्य कार्यालय हे नवी दिल्ली येथे असून आत्ता यावर्षी किंवा जास्तीत जास्त पुढच्या वर्षी जे काय INSचे सदस्य आहेत, देशातील सर्व सदस्य यांचं मुंबई येथे, आपली एक आर्थिक राजधानी मुंबई असल्यामुळे मुंबई येथे आपलं स्वतःचं ऑफिस असावं, यासाठी सर्व सदस्यांसाठी त्या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये INSची खूप मोठी बिल्डिंग झालेली आहे। तिथे या सर्वांना आपण दालन उपलब्ध करून देणार आहोत आणि त्याचं यंदा किंवा जास्तीत जास्त पुढच्या वर्षी याचा हस्तांतरण सोहळा होणार आहे। आणि या INSवर आपल्या महाराष्ट्रातून लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे अध्यक्ष माजी खासदार श्री विजयबाबू दर्डा, सकाळ वृत्तपत्र समूहाचे अध्यक्ष श्री प्रतापराव पवार, बेळगाव तरुण भारतचे संपादक श्री किरण ठाकूर आणि लोकमत औरंगाबादचे करण दर्डा हे मराठी वृत्तपत्र क्षेत्रातून INSवर कार्यकारिणीवर निवडून आले आहेत। अमरावती जिला परिषद के एक महत्वपूर्ण विभाग के विभागाध्यक्ष ने अपनी पत्नी को कार्यालय समिति में एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति अब चर्चा का विषय बन गई है और सवाल उठाया जा रहा है कि इस समिति में एक परिवार के सदस्यों को नियुक्त करने का क्या उद्देश्य है, जबकि समिति में सदस्यता के लिए अन्य पात्र व्यक्ति मौजूद थे। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में समितियों का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक महत्वपूर्ण विभाग में विभाग प्रमुख द्वारा 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साहब की पत्नी को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने से सभी को आश्चर्य हो रहा है, जबकि इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधि विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव का लाभ न लेते हुए इस समिति में इस तरह से नए सदस्य की नियुक्ति पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। अमरावती शहर के अलमास नगर स्थित सरकारी राशन दुकान को बडनेरा की जूनी बस्ती में बारीपुरा में हस्तांतरित करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में भाजपा महिला मोर्चा ने अमरावती की जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। बडनेरा में गृहलक्ष्मी महिला बचत गट का सरकारी राशन दुकान जूनी बस्ती अलमास नगर में है। वैसे इस क्षेत्र में हिंदू राशन धारक अधिक और मुस्लिम राशन धारक कम है, लेकिन दुकान को ओल्ड बाईपास अलमास नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए अधिक राशन कार्ड धारकों को अनाज लेने के लिए बाईपास पार करके जाना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्ग, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। भाजपा महिला मोर्चा ने मांग की है कि ये सरकारी राशन की दुकान जूनी बस्ती के बीच के बारीपुरा में दी जाए। राशन धारकों को परेशानी न हो, इसके लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। साथ ही अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्याकांचेच लाड केला जात आहे। जेव्हा हिंदूंचे एवढे जास्त कार्ड एका बाजूला असताना त्या बाजूचं दुकान हलवून ते चमननगरमध्ये नेण्याची काही आवश्यकता नव्हती। ते भाड्याचंच दुकान आहे। इकडे त्यांना जर का भाड्याचं दुकान मिळत नसेल तर आम्ही भाड्याचं दुकानही द्यायला तयार आहोत, त्याच किमतीत द्यायला तयार आहोत। परंतु इकडच्या लोकांच्या सुविधेसाठी ते दुकान जुन्या वस्ती अलमास नगर किंवा बारीपुऱ्यातच असलं पाहिजे अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे।
महिलांची बारी पुऱ्यातील. राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इन बदलावों से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत की प्रतिमा फूंककर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 15 दिसंबर को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। निर्णय प्रस्ताव है और राज्य सरकार आने वाले सत्र में निर्णय को कानून में बदलने के लिए तैयार है। राज्य की नीति के कारण राज्यपाल भी, जो राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, सीधे कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। अब से राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए 2 नामों में से कुलपति का चयन करना होगा। यही वजह है कि राज्य सरकार के इस रुख को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन हो रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुलाधिपति के अधिकारों में पूरी तरह से दखल दे रही है। अपने आरोप में एबीवीपी ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर कुलपति का नया पद सृजित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों का प्रमुख होता है। ये उनके अधिकारों पर हमला है। ये निर्णय सभी गुणवत्ता वाले प्रोफेसरों और छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। छात्रों को हर निर्णय के लिए राज्य सरकार की ओर देखना होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शीतकालीन सत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से छात्रों के हित में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का विरोध करने की अपील की। इस दौरान अमरावती विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन किया गया। इस दौरान छात्रों ने उदय सामंत की प्रतिमा जलाई। शिक्षण मंत्र्यांच्या करायचं काय? शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं काय? मुख्यमंत्र्यांचं करायचं काय? शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप कदापि चालणार नाही। शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप कदापि चालणार नाही। कोण मतदान देणार नाही? या ठिकाणी हे सगळे निदर्शनं करत असताना या महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असलेले उदय सामंत यांचा पुतळा सुद्धा फुकून विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी निषेध व्यक्त केला आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना फिरू देणार नाही रस्त्यावर असा सुद्धा इशारा विद्यार्थी परिषद आपल्या माध्यमातून देते। पूरे विदर्भ में इस बार जोरदार ठंड है। वैसे बुधवार को मंगलवार की तुलना में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इससे ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिसंबर महीने के आखिरी में ठंड बढ़ना तो तय ही है, लेकिन इस बार पिछले 3 दिन से लगातार नागपुर समेत विदर्भ के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया जा रहा है। बुधवार को पिछले 2 दिनों की तुलना में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी पूरा विदर्भ ही शीतलहर की चपेट में है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और आसमान साफ रहने से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से विदर्भ समेत मध्य भारत में कड़ाके की ठंड है। पिछले 2 दिनों से नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कड़ाके की ठंड है। बुधवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से करीब 4.2 डिग्री कम है। नागपुर की तरह ही अमरावती जिले में कड़ाके की ठंड है। बुधवार को अमरावती जिले का तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पूरे विदर्भ में गढ़चिरौली जिला सबसे ठंडा रहा। गढ़चिरौली का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोंदिया 9 डिग्री, वर्धा 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। चंद्रपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि अकोला 11.3 डिग्री, बुल्ढाना 11.6 डिग्री, यवतमाल 10 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस रहा। नागपुर शहर में पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। पिछले 2 दिनों में शहर में 2 लोगों की ठंड लगने से मौत हो गई। कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक ट्रक के केबिन में सोए हुए 60 वर्षीय ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक अज्ञात 60 वर्षीय महिला जागनाथ बुधवारी परिसर में मृत अवस्था में मिली। 3 दिन पहले ही मौसम विभाग ने शहर में येलो अलर्ट घोषित किया, जिसके चलते रात के समय विशेष एहतियात बरतने में निर्देश नागरिकों को दिए गए हैं। नागपुर शहर में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर नागरिकों को रात के समय घरों से बाहर निकलने में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इस ठंड के कारण पिछले 2 दिनों में शहर में 2 बुजुर्गों की मौत हो जाने की जानकारी है। तहसील पुलिस थाने के जागनाथ बुधवारी परिसर में एक 60 वर्षीय अज्ञात महिला का रास्ते पर ही शव मिला है, तो वहीं कपिल नगर पुलिस थाने के रॉयल वेडिंग लॉन के पास अशोक सोनटक के नामक ड्राइवर ट्रक के केबिन में ही मृत अवस्था में मिले हैं। पुलिस संभावना व्यक्त कर रही है कि इन दोनों बुजुर्गों की मौत कोल्ड स्ट्रोक की वजह से हुई है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत की सही वजह का पता लग पाएगा। दृष्ट्या असं वाटत आहे की त्याला थंडीचा स्ट्रोक बसल्यामुळे तो कदाचित मरण पावला असावा, तरी त्याचा पोस्टमार्टम झालेला असून त्याच्यामध्ये काय पुढील माहिती आहे त्याप्रमाणे कारवाई करत आहोत। परंतु सध्या चालू असलेल्या थंडीमुळे रस्त्यावरती राहणारे इसम किंवा बेघर किंवा लहान मुले यांना थंडीचा स्ट्रोक बसून ते मरू शकतात किंवा त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो। त्याकरिता सर्वांनी या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। रोडवरती कोणी जर झोपलेला असेल तर त्यांना त्या ठिकाणून उठवून किंवा निवारायची आवश्यकता आहे। त्याचबरोबर त्यांना काही वस्तू देता आल्या पांघरून वगैरे किंवा अशा पद्धतीने तर तेही करणं आवश्यक आहे, असं पुलिस स्टेशनच्या वतीने आम्ही आवाहन करत आहोत। अचलपुर के सराफा लाइन देवड़ी में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने प्रकाश चेड़े ज्वेलर्स में सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस गश्त वाहन का सायरन सुनते ही चोर सामान छोड़कर फरार हो गए। ठंड का मौसम तेज होते ही रात में बाजार बंद हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने अचलपुर के देवड़ी क्षेत्र के सराफा लाइन क्षेत्र में प्रकाश छेड़े ज्वेलर्स के सोने चांदी के शोरूम में पीछे से गैस कटर और लोहे की धाराधार औजारों से सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच अचलपुर पुलिस का गश्त वाहन वहां से गुजर रहा था। वाहन का सायरन सुनते ही चोर डर गए। वहीं क्षेत्र के कुछ नागरिक भी जाग गए। जैसे ही उन्होंने इस घटना को देखा तो वो चिल्लाए, दुकान में सेंध लगाने के लिए लाए गए गैस कटर और अन्य सामान को छोड़कर अपने वाहन से भाग गए। हैरानी की बात है कि इलाके में एक पुलिस चौकी भी है, बावजूद इसके चोरों के हौसले बुलंद है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है और सराफा व्यापारियों के साथ साथ नागरिकों की ओर से और अधिक पुलिस गश्त की मांग की जा रही है। खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर बोथा जंगल के नजदीक बुधवार की सुबह एक तेंदुआ बीच सड़क पर घूमते हुए नजर आया। तेंदुए के मॉर्निंग वॉक का वीडियो यूसीएन न्यूज के एक दर्शक ने अपने मोबाइल में कैद किया। पिछले कई दिनों से बुल्ढाना जिले के खामगांव में शहर में बाघ के घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये बाघ अभी तक वन विभाग की टीम की पकड़ में नहीं आ सका है। वैसे शहर के अलग अलग परिसर में लोगों ने बाघ की तस्वीर अपनी मोबाइल में जरूर निकाली है। इस बीच बुधवार की सुबह खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर बोधा जंगल के नजदीक एक तेंदुआ नजर आया। यूसीएन न्यूज के दर्शक अमोल मिटकरी अपने कुछ काम से सुबह के समय अपनी कार से जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर उन्हें तेंदुआ नजर आया। उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर मॉर्निंग वॉक पर निकले तेंदुए का वीडियो बनाया। इस कड़ाके की ठंड में तेंदुए को इस तरह से सड़क पर घूमते हुए देखकर तो यही लगता है तेंदुआ भी अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहा है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।